अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है मौरूसी नेकलेस। एलेक्स ने मशरूब के जाम को गर्ज देते हुए अपनी नज़रें एक अमीर फैमिली की पोर्ट्रेट पर जमा ली। पोर्ट्रेट में नोमी अपने शौहर हेनरी के बराबर बैठी हुई थी। वो दोनों अपने उकाब की मुड़ी हुई चोंच जैसी नाकों के ओट से घुंघराले सुनहरे बालों वाली उस 8 साला लड़की को देख रहे थे, जो पिंक लेस फ्रॉक में उनके पास खड़ी हंस रही थी। इस बच्ची के सामने का दांत टूटा हुआ था। कमरे की दूसरी जानिब से जिंदा सलामत नोमी ने एलेक्स की जानिब देखते हुए हाथ लहरा दिया। पोर्ट्रेट में नजर आने वाली नोमी से अब इसकी उम्र कम से कम 10 बरस ज़्यादा हो चुकी थी और वज़न भी 30 पाउंड बढ़ चुका था। वो मेहमानों के ग्रुप को छोड़कर एलेक्स के पास आ गई और उसका बाजू थाम लिया। उसकी नज़रें भी पोर्ट्रेट की जानिब उड़ गई। गालिबन उसने भी एलेक्स को पोर्ट्रेट की जानिब जायज़ा लेते हुए देख लिया था। सिंथिया कितनी प्यारी बच्ची थी, है ना? मैं हेनरी से अक्सर कहा करती थी कि मैंने इससे शादी इसकी बेटी की खातिर की थी, इसलिए कि किसी भी बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। ये कहते हुए नोमी ने तासुफ के अंदाज में सर हिलाया। लेकिन अब ये नौउम्र और जवान नस्ल, एलेक्स ने तायद में हल्की सी आवाज़ निकाली। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और ना ही इसे औलाद की कोई ख्वाहिश थी। मेरे ख्याल से मेरे जाने का वक्त हो गया है, माय डियर। मेरे कल सुबह सवेरे के कुछ अपॉइंटमेंट हैं। ओह वाकई, मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम पार्टी में आए, नोमी ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहा। एलेक्स ने अपना मशरूब का गिलास नीचे रख दिया और नोमी का भारी भरकम हाथ थपथपाते हुए बोला, अपने मेहमानों को तन्हा मत छोड़ो, मैं खुद ही बाहर तक चला जाऊंगा। उसने नोमी के गाजा लगे हुए रुखसार पर बोसा लिया और अपनी नज़रें उस जगमग करते नेकलेस पर से हटा ली जो नोमी के भारी भरकम सीने पर नुमाया था। पेशे के लिहाज से हेनरी एक ज्वेलर था, लिहाजा उसकी महारत और नोमी की दौलत बर्गमिंटन फैमिली के जवाहरात के शानदार ज़ख़ीरे की ज़मानत बन गई थी। एलेक्स हमेशा से ऐसे ही लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाने और राह रस्म पैदा करने का ख्वाहिशमंद रहा था। एलेक्स तन्हा मकान के पेशे दालान की तरफ बढ़ गया, जहां खामोशी छाई हुई थी। अलबत्ता रक्सगाह की जानिब से, जहां तमाम मेहमान इकट्ठा थे, दबी दबी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो इन आवाज़ों को गौर से सुनने लगा। जब इसे यकीन हो गया कि किसी ने इसका पीछा नहीं किया, तो वो नफीस तख्तों से आरास्ता हॉलवे के एक छोटे से कमरे के सामने रुक गया, जिसके अंदर कपड़े रखने की बड़ी सी अलमारी बनी हुई थी। ये बर्मिंगटन फैमिली की तीसरी पार्टी जिसमें वो शरीक हुआ था। अपनी पहली पार्टी में वो नोमी के हमरा इस घर का पूरा जायज़ा ले चुका था। नोमी ने खुद अपने घर का चप्पा चप्पा इसे दिखाया था। इसने दाएं बाएं हॉल में निगाह दौड़ाई। हॉल वीरान पड़ा था। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और उस कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही वो अलमारी की जानिब बढ़ गया। फिर वो अलमारी का पट खोलकर अंदर चला गया और ख़ुद को सबसे निचले शेल्फ में एडजस्ट करने के बाद अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के गिर्द लपेट लिए। अपनी इस खुफिया पनाहगाह में पहुंचने के बाद एलेक्स को सुकून मिल गया था। उस पुरएतमादी के आलम में इस पर हल्की सी गुनूदगी तारी हो गई थी। उसे ख्वाब में वो नेकलेस नज़र आया जो उस शब नोमी ने पहना था। खालिस हीरो और जमरद से आरास्ता ये जगमगाता हुआ नेकलेस क्वींस रैंसम कहलाता था। इस नेकलेस से मंसूब जो दास्तान बैरिंगटन फैमिली बड़े चाव से अपने मेहमानों को सुनाया करती थी, वो ये थी कि ये नेकलेस फ्रांस की मलका मैरी एंटोनिएट ने किसी इनायत के सिलसिले में नोमी के पुरखों को इनाम में दिया था। लेकिन एलेक्स इस कहानी का दूसरा रुख जानता था। वो ये कि नोमी के पुरखों ने यह नेकलेस फ्रांसीसी मलका के पास से चोरी किया था। मैरी एंटोनिएट की नस्ल इसी वक्त से इस नेकलेस की तलाश कर रही थी। अब यह नेकलेस इस जैसे एक निचले दर्जे के मुजरिम के दस्तरस में था। एलेक्स ने अपनी इब्तदाई उम्र मशगले के तौर पर छोटे छोटे जराइम करने में गुजारी थी, जैसे धोखेबाजी, चकमा देना, जेब काटना, पर्स छीनना। एक बार तो उसने ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक जेंटलमैन चोर की ज़िंदगी इसे किसी और तर्ज ज़िंदगी के मुकाबले में सबसे भली लगी थी, जिसमें वो अपनी शामें दौलतमंदों के चाव चोचलों में और रातें उनका माल हथियाने में गुजार
घंटों बाद एलेक्स की आंख खुली तो उसका बदन ऐंठ रहा था। अलमारी के निचले शेल्फ में उखड़ू सोने से उसके जिस्म में दर्द हो रहा था। उसने कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन मकान में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। एलेक्स ने अपना सांस रोक लिया और अलमारी का पट आहिस्ता से खोलते हुए बाहर झांका। ये उसके मंसूबे का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अगर वो अलमारी में दाखिल होते वक्त पकड़ा जाता तो वो यही जवाब पेश कर सकता था कि उसे बाथरूम जाने की हाजत हो रही थी। वो बाथरूम की तलाश में था, लेकिन रात गए किसी घर में चोरी छुपे डरते डरते मंडलाना पकड़े जाने की सूरत में तबाहकुन साबित हो सकता था। अलबत्ता इसे यकीन था कि नोमी और हेनरी जिस अंदाज से पार्टी में मेनौशी कर रहे थे, अब वो नशे के खुमार में देर तक गहरी नींद में सोते रहेंगे। एलेक्स अंधेरे हॉल में रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ा। फर्श के दबीज कालीन पर उसके कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी। वो दरवाज़ा गिनता हुआ जब चौथे दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। इसे मालूम था कि ये लाइब्रेरी का दरवाज़ा है। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अब उसने अपने मखनवे से फ्लैश लाइट ऑन कर दी और पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को रोशनी में मानूस करने के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर उसने रोशनी की धार कमरे में घुमाना शुरू कर दी। उसका मुंह हैरत से खुल गया जब रोशनी का हल्का एक लड़की के सियाह हौले पर पड़ा जो मेज के पास खड़ी हुई थी। तब मेज का लैंप एक खटके के साथ रोशन हो गया और कमरा अचानक तेज रोशनी में नहा गया। एलेक्स के दिल ने उसके सीने में हथौड़े की तरह बरसना शुरू कर दिए। वो परेशान नज़रों से उस लड़की को देखने लगा जो उसके सामने खड़ी थी। उस दुबली पतली टीनेजर लड़की के बाल सियाह तारकोल की तरह अकड़े हुए थे। एक कान में सोने का झल्ला पड़ा हुआ था और उसके कान की लौ में एक छोटी सी खोपड़ी लटकी हुई थी। उसकी भवें नुची हुई थी और मखमली से मार्बल उस पर चिस्पा थे। उसके निचले होठ से एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। उसने अपनी दुबली पतली टांगों पर सियाह रंग का लेगिस पहनी हुई थी और उसका ऊपरी बदन एक सियाह बेहंगम से जैकेट में छुपा हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी और उसके सामने का एक दांत गायब था। तुम सिंथिया हो? एलेक्स ने बड़ी हैरत और सरगोशी के अंदाज में कहा। वो अपने जहन में पोर्ट्रेट में मौजूद गुलाबी लेस वाली कमसिन बच्ची और सामने मौजूद मखलूक का मुआजना करने लगा। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ पुश्त पर रखकर खड़ी हो गई। मेरे तमाम दोस्त मुझे स्पाइक के नाम से पुकारते हैं, लड़की ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। जब वो गोया हुई तो एलेक्स ने देखा कि उसकी ज़ुबान भी छिदी हुई थी और उसमें एक सुनहरी स्पाइक दिखाई दिया था। फिर उसकी गोल सियाह आंखें बारीक बीनी से एलेक्स का जायज़ा लेने लगी। तुम आखिर हो कौन? एलेक्स ने एक हल्का सा कहकहा लगाया और मिजाह का अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करते हुए बोला, वेल, हूँ स्पाइक। मेरा ख्याल है कि मैंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं अपना कोट लेने के लिए ऊपर मंजिल गया था, लेकिन नींद की शिद्दत के बाद किसी गेस्ट रूम में सो गया था। स्पाइक ने अपनी छिदी हुई भवें ऊपर उठाई और हिकारत भरी नज़रों से उसे घूरने लगी। फिर एक तवील लम्हे के बाद उसके हाथ उसकी जैकेट की जेबों में रेंग गए। फुजूल बकवास, उसने फुनकारते हुए कहा। साथ ही अपनी जैकेट की जेब से एक बड़ी सियाह सी शय बाहर निकाली। एलेक्स के घुटने जैसे जम गए। वो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता था। उसका हमेशा यही वतीरा रहा था कि वो अपनी तमाम वारदातें गैर मुसल्लह होकर किया करता था। इस वक्त भी उसके पास कोई असलहा नहीं था, लेकिन अब इस वक्त उसे अपनी मौत या उससे भी बदतर अपनी हिरासत सामने दिखाई दे रही थी। उससे कब्ल के उसकी पसलियों में उसका दिल धड़कना बंद हो जाता। उसने देखा कि लड़की के हाथ में मौजूद से कोई गन नहीं है। वो एक सियाह रंग का लंबा सा ज्वेलरी बॉक्स है जो लड़की अपने हाथ में थामे हुए थी। लड़की वो ज्वेलरी बॉक्स केस इसकी जानिब लहराते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि तुम जिस शय के चक्कर में यहाँ आए हो वो ये है, दुरुस्त है ना? ये कहते हुए लड़की ने ज्वेलरी बॉक्स खोल दिया। ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद हीरे और ज़मरुद की चमक दमक से एलेक्स की नज़रें खैरा हो गई। क्वींस रैंसम इस टीन एजर की तहवील में? एलेक्स हैरान खड़ा रहा। फिर उसका जहन तेज़ी से सूरत हाल को ख्याली तरतीब देने में मसरूफ़ हो गया। वो मासूम बना रहेगा और अपनी बयान करदा कहानी पर डटा रहेगा। अगर स्पाइक ने अपने वालदैन और फिर पुलिस को तलब किया तो
लेकिन नेकलेस तो लड़की की जेब में मौजूद था। एलेक्स को यकीन था कि इसके वालिदैन को इस हकीकत की खबर नहीं होगी कि वो बेशो कीमत नेकलेस इनकी बेटी की तहवील में है। तब एलेक्स का एतमाद किसी हद तक लौट आया था। वो बोला, तुमने ये नेकलेस अपने पास क्यों रखा हुआ है स्पाइक? साथ ही इसकी नज़रें लड़की की जैकेट की उस जेब की जानिब उड़ गई जिसमें लड़की ने उस सिया ज्वेलरी बॉक्स को रखा था। स्पाइक ने शाने उचका दिए। किसी न किसी दिन ये मेरा होगा। मेरी प्यारी सौतेली माँ इसे शाज़ो नादिर ही पहनती है। अब वो महीनों इसके बारे में सोचेंगी भी नहीं। एलेक्स ने ये बात ख़ास तौर पर नोट की थी कि स्पाइक ने अपना हाथ जेब में उस अंदाज से डाला हुआ था जैसे वो ज्वेलरी बॉक्स उसकी ज़ाती मिल्कियत हो। मैं इसके इवज़ सिर्फ थोड़ी सी रकम कर्ज लेना चाहती हूँ। फिर इससे कब्ल के प्यारी मम्मी को इसके गायब होने का इल्म हो, मैं इसे वापस सेफ में रख दूँगी। एलेक्स को अपना हलक सुकड़ता हुआ महसूस हुआ। तुम इसे गिरवी रखोगी क्वींस रैंसम को? ये तुम्हारे लिए क्या है? उसने एलेक्स की जानिब कयास भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। तुम इसके साथ क्या करने का इरादा रखते थे? तुम इसे ओपन मार्केट में फ़रोख्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी निगाह में कोई शौकीन है जो इसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी रखता हो? एक तवील लम्हे के बाद एलेक्स गोया हुआ। एक शौकीन है जो इसमें दिलचस्पी रखता है। वो हमेशा से ही इसे हासिल करना चाहता है। स्पाइक ने यह सुनकर मुनक्कश फर्शी कालीन पर इधर से उधर टहलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारा शौकीन मिजाज कलेक्टर वाकई इसे हासिल करना चाहता है तो मैं ये तुम्हें फ़रोख्त कर दूंगी। एलेक्स का दिल उछलकर हलक में आ गया। ये लड़की उसके साथ डील करना चाहती थी। एलेक्स ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं है कि तुम इसे फ़रोख्त करो। स्पाइक ने एक बार फिर हिकारत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और तड़क कर बोली, ये तुम्हारी मिल्कियत भी नहीं है कि तुम इसे चोरी करो। एलेक्स ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। $10,000, स्पाइक ने कहा। $10,000? एलेक्स का जहन तेज़ी से हरकत में आ गया। क्या स्पाइक को इल्म है कि इस नेकलेस की हकीकी मालियत क्या है? ब्लैक मार्केट में इसकी कम से कम कीमत $1,00,000 होगी, लेकिन एक कद्र शनास के लिए ये एक अनमोल शय थी। एलेक्स के जहन में इस नेकलेस की खरीदारी का कोई मंसूबा नहीं था, लेकिन वो इस लड़की के साथ डील करने का ये सुनहरी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। ऑल राइट, मुझे रकम इकट्ठी करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, तो फिर हम 3 दिन के बाद अवामी मुकाम पर मिलेंगे, दोपहर के वक्त सिटी पार्क में। वो दांत निकोसते हुए बोली, प्लेग्राउंड पर बंदर के पिंजरे के सामने। पार्क में दाखिल होते वक्त एलेक्स को यकीन था कि वो लड़की वहां मौजूद नहीं होगी, लेकिन वो जो ही कॉर्नर से घुमा वो इसे दिखाई दे गई। अपनी मखसूस स्पाइकी बालों और सियाह बेहंग जैकेट में वो सबसे अलग थलग और मुनफरिद नजर आ रही थी। वो एक बेंच पर बैठी हुई थी। एलेक्स उसके सामने पहुंचकर उसके बराबर में बेंच पर बैठ गया। वो दोनों उन लोगों को देखने लगे जो उनके सामने से गुजर रहे थे। नौजवान जोड़े, फैमिलीज, लंच के लिए आने वाले वर्कर्स। क्या वो तुम्हारे पास मौजूद है? एलेक्स ने पूछा। स्पाइक ने हाँ इस बात में सर हिला दिया। उसके पतले शाने बड़ी सी जैकेट के अंदर धंसे हुए थे और वो छोटी सी और आजिज सी दिखाई दे रही थी। जानते हो नोमी, मुझ पर ही शक करेगी। मुझे तुमसे ज़्यादा रकम तलब कर लेनी चाहिए थी। एलेक्स ने यह सुनकर तेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया है ना? ऐसा तो नहीं है ना? स्पाइक ने तेवरिया चढ़ाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। उसने सियाह नेल पॉलिश लगी हुई उंगलियां अपनी जैकेट के जेब में डाली और वो जाना पहचाना सियाह रंग का लंबूतरा ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाल लिया। उसने ज्वेलरी बॉक्स का ढकना उठा दिया। धूप की किरणों ने जैसे इस नेकलेस की जवाहरात को आग से लगा दी। एलेक्स की आंखें चकाचौंध होने लगी। ब्यूटीफुल, एलेक्स के होठों से बेसाख्ता निकला। फिर उसने ज्वेलर्स वाला एक आँख का चश्मा निकाला और दोनों ज्वेलरी बॉक्स पर झुक गए ताकि नेकलेस को मुतजस्सिस लोगों की नज़रों से महफूज रख सकें। एलेक्स को स्पाइक की सांसों से पेपरमिंट और सिगरेट की बू बुरी तरह महसूस हो रही थी। एलेक्स ने अजसे की मदद से इन हीरों का जायज़ा लेना शुरू किया। स्पाइक ने इस दौरान वो ज्वेलरी बॉक्स मजबूती के साथ अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। एलेक्स मुतमईन हो गया। वो नेकलेस असली, फरेब नज़र और किसी भी कद्र शनास का ख्वाब था। वो बेंच पर सीधा होकर बैठ गया और उसने ज्वेलरी बॉक्स की जानिब हाथ बढ़ा दिया। अभी नहीं, स्पाइक ने ज्वेलरी बॉक्स वापस अपनी जैकेट की जेब में मुंतकिल करते हुए जवाब दिया। मुझे रकम दिखाओ। किसी बी टाइप मूवी के जासूस की मानिंद एलेक्स ने अपनी जेब में से एक लिफाफा निकाला और उसका मुंह खोलकर स्पाइक के सामने कर दिया ताकि वो उसमें मौजूद रकम देख ले। स्पाइक ने इस बात में सर हिला दिया
और वो ज्वेलरी बॉक्स एक बार फिर अपनी जेब से बाहर निकाल लिया। फिर सरसरी अंदाज में वो बॉक्स एलेक्स के हाथों में थमा दिया। इतने में एलेक्स की दाईं जानिब से सूट में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ, जैसे वो किसी खास इरादे से आगे बढ़ रहा हो। एलेक्स ने फौरन अपना हाथ स्पाइक की कमर में डालते हुए उसे अपनी जानिब खींच लिया और सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है ये कोई पुलिसमैन है। यूं जाहिर करो जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो दोनों चंद लम्हों तक एक दूसरे से चिमटे साकित रहे। स्पाइक की बेहंगम भारी जैकेट से एलेक्स को उसकी दिल की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो कोई खौफजदा चिड़िया हो। सूट में मलबूस वो शख्स उनकी तरफ देखे बगैर चुपचाप अपनी राह चला गया। स्पाइक एक झटके से एलेक्स से जुदा हो गई। वो उठकर खड़ी हुई और अपना लिबास दुरुस्त करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं तो तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, बच्चलन कहीं के। एलेक्स ने फ़ौरन अपने हाथ ऊपर कर लिए। सॉरी, मैं तो सिर्फ एहतियात की खातिर ये हरकत की थी। फिर वो जुदा होकर अपनी अपनी राह पर रवाना हो गए। एलेक्स अपनी कार की में अलग थलग वाक़ अपने छोटे से मकान में पहुंच गया। उसने अपने घर का अलार्म ऑफ कर दिया और पीछे के दरवाजे से मकान में दाखिल हो गया। वो जीने के रास्ते सीधा बेसमेंट में चला गया। बाहर से इसका मकान कतई गैर नुमाया था, लेकिन इसका बेसमेंट इसके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। इसकी दीवारें कीमती लकड़ी के तख्तों से बनी हुई थी और फर्श पर भी दबीस कीमती कालीन बिछा हुआ था। इस बेसमेंट की वाहिद कीमती चीज़ वो ग्लास केसेस थे जिनमें जवाहरात और आर्ट के दीगर नमूने जगमगा रहे थे। वो सीधा उस डिस्प्ले केस के पास चला गया जो इसने क्वींस रेजिनम के लिए तैयार किया था। उसने वो ज्वेलरी का अजसे वाला एक आँख का शीशा अपनी आँख से लगाया और सिया ज्वेलरी बॉक्स का ढकना खोल दिया। सिया वेलवेट के अस्तर पर रखा हुआ नेकलेस अपनी तमाम तर आवताब के साथ में जगमगा रहा था। एलेक्स ने जौहरी अदसे की मदद से पूरी एहतियात के साथ इसका जायज़ा लेना शुरू किया। फिर एक तवील लम्हे तक साकित खड़ा रहा। उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। फिर उसने नेकलेस डिस्प्ले केस में रख दिया और टेलीफोन की जानिब बढ़ गया। उसने अपनी याददाश्त के सहारे बैरिंगटन के घर का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से फ़ोन स्पाइक ने उठाया। तुमने मुझे जाली नेकलेस फ़रोख्त किया है। तुमने ऐसा कैसे किया? जो नेकलेस मैंने देखा था वो तो 100% असली नेकलेस था, जवाबन स्पाइक ने कहकहा लगाया। जब पार्क में मैंने वो नेकलेस जेब में रखा था तो उसी वक्त उसे बदल दिया था। तुम तो जानते हो इस धंधे में ये सब कुछ चलता है ना। इसके अलावा मेरे डैडी ने इस नकल को तैयार करने में बहुत मेहनत की है। इस पर कम से कम $300 की लागत आई है। नौमी अपनी दौलत के मामले में ज़्यादा सखी साबित नहीं हुई है, इसलिए मुझे और डैडी को अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करनी पड़ती है। और अब तक हमने तुम जैसे दिलचस्पी रखने वाले शौकीन मिजाजों को सिर्फ चंद ही ऐसे नमूने फ़रोख्त किए हैं। एलेक्स खामोश रहा। कुछ देर बाद गोया हुआ, वेल, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, है ना? लेकिन स्पाइक, हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने तुम्हें लिफाफे में जो रकम दी है उसमें नोटों के दरमियान तुम्हें चंद सादे नोटों के साइज़ के कटे हुए कागज़ भी रखे हुए मिलेंगे, जिनकी माली हैसियत कुछ नहीं है। इस धंधे में सब चलता है ना। उसने स्पाइक का जुमला दोहरा दिया। तुम? दूसरी जानिब स्पाइक के मुंह से मुग़ल्लज़ात का तूफ़ान उमड़ पड़ा। एलेक्स ने फ़ोन बंद कर दिया और वापस डिस्प्ले केस की जानिब पलट गया। बाय द वे स्पाइक, वो खाली कमरे से मुखातिब हुआ, मेरे इब्तिदाई कैरियर के पेशों में से एक जेब तराशी भी थी। जब तुमने असली नेकलेस जेब में रखने के बाद मुझे नकली नेकलेस थमाया था तो उस वक्त ये मेरे लिए आसानी से हाथ आने वाली चीज़ बन गया था, क्योंकि जब मैंने पार्क में तुम्हें सीने से लगाने के लिए खींचा था तो उस वक्त वो नकली नेकलेस तुम्हारी जेब में डालते हुए असली नेकलेस वापस निकाल लिया था, और अब ये असली नेकलेस मेरी तहवील में है। ये कहते हुए एलेक्स ने सताइशी नज़रों से डिस्प्ले केस में सजे हुए क्वींस रैंसम को देखने लगा। मेरी पुरखन मलका एंटोइनेट का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया होगा कि इसका ये बेशकीमत नेकलेस ख़ानदान में वापस आ गया है। बस इतनी सी ही थी कहानी। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर कमेंट्स करिए और बताइए कि कैसे कैसे शातिर चोर होते हैं, कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं, लेकिन जिसकी चीज़ थी वो उस तक पहुंच गई, भले गलत तरीके से ही सही। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।